हेलो स्टूडेंट्स, मैं अविनाश चंद्रा, आपका केमिस्ट्री टीचर, ऑनलाइन केमिस्ट्री टीचर। अब आप ऑनलाइन भी मुझसे टीचिंग। देखिए, आज हम लोग सबसे पहला चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं सॉलिड स्टेट क्लास 12 का। लास्ट ईयर सब कुछ था, आईसीएसई में था, सीबीएसई से हट गया, इस साल फिर से ऐड हो गया है। तो इस साल हमको पूरे डिटेल में ये चीजें लेनी। तो शुरुआत हम लोग कहां से करते हैं? सबसे पहले चैप्टर आपका कौन सा हो गया? सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट शुरू करने के लिए सबसे पहली चीज क्या है कि मैटर कितने स्टेट में एग्जिस्ट करता है, यानी स्टेट्स ऑफ मैटर की बात करें तो मैटर की अगर स्टेट की बात की जाए तो देखो 3 स्टेट में है। पहला क्या होता है? सॉलिड स्टेट। दूसरा क्या हो गया? लिक्विड स्टेट। तीसरा क्या हो गया? गैसियस स्टेट। अब हम लोग पढ़े क्या क्या? हम लोग गैसियस स्टेट लास्ट ईयर पढ़े किस चैप्टर में? स्टेट्स ऑफ मैटर में हम लोग पढ़ लिए। इसके बाद बात आती है लिक्विड स्टेट की। तो लिक्विड स्टेट केमिस्ट्री में पढ़े नहीं, तो फिर पढ़े कहां? ये हम लोग पढ़े फिजिक्स में। फिजिक्स में हम लोगों ने इसको कहां पढ़ा था? एक पढ़ा सरफेस टेंशन में, प्रॉपर्टीज की बात की गई, और दूसरा हम लोगों ने इसको कहां पढ़ा था? फ्लो ऑफ लिक्विड चैप्टर में पढ़ा था। यानी 2 टॉपिक, 2 स्टेट्स हमारे कवर हो गए। एक लिक्विड स्टेट कवर हो गया और एक गैसियस स्टेट कवर हो गया। क्या बचता है? इस साल के लिए हमारा बचता है सॉलिड स्टेट। तो क्वेश्चन ये उठता है कि सॉलिड स्टेट है क्या? किन कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पर हम सॉलिड स्टेट को एक्सप्लेन करेंगे? तो सॉलिड स्टेट की पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या आती है कि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स यानी जिससे मिलकर के सॉलिड बना है, दे आर क्लोजली पैक्ड। अब क्वेश्चन ये उठता है कि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है क्या? तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एटम भी हो सकता है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आयंस भी हो सकते हैं। तो जो भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होगी उसकी पैकिंग बहुत क्लोज होगी, यानी वो एक दूसरे के बहुत पास होगी। जब बहुत पास होंगे तो क्या होगा? एक दूसरे को छोड़ेंगे नहीं। जब नहीं छोड़ेंगे तो पार्टिकल्स कैन नॉट मूव, यानी ये अपनी जगह को छोड़ करके नहीं जा सकते। तो जगह को छोड़ के नहीं जा सकते, इसका मतलब क्या हुआ कि उनके अंदर मूवमेंट नहीं है। तो मूवमेंट नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि वो कुछ नहीं करेंगे, स्टैटिक पड़े रहेंगे, नहीं। दे कैन वाइब्रेट एट देयर मीन पोजीशन, यानी जो भी उनकी पोजीशन है वहां पर उनका वाइब्रेशन होगा। तो 2 कैरेक्टरिस्टिक अगर आपसे पूछी जाती है कि सॉलिड की 2 कैरेक्टरिस्टिक बताइए, तो पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी कि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड, और दूसरी कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी कि पार्टिकल्स इसके मूव नहीं कर सकते। मूव नहीं कर सकते, क्या कर सकते हैं? सिर्फ अपनी जगह पर वाइब्रेट कर सकते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक अगर आपसे पूछी जाती है तो आप कैरेक्टरिस्टिक यही 2 बताएंगे, यानी ये 2 हमारी क्या हो गई? कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए। कैरेक्टरिस्टिक्स के बाद अब कैरेक्टरिस्टिक यानी ये चेंज नहीं होगा, तो इसके बेसिस पर हम किसकी बात करते हैं? प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। क्या क्या प्रॉपर्टीज होंगी? तो पहली प्रॉपर्टी क्या निकल करके आती है कि इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इज मिनिमम, यानी इन तीनों स्टेट को अगर हम कंपेयर करते हैं तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या होगा? सबसे कम होगा। तो जब स्पेस सबसे कम है, एक दूसरे के पास है, एक दूसरे के अगर पास है तो क्या होगा? उनमें अट्रैक्शन ज्यादा होगा। इसका मतलब क्या हो गया कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज मैक्सिमम। अब देखो, यहीं से रिलेट करते चले जाना है। जब क्लोजली पैक है तो उनके बीच में दूरी नहीं रहेगी। जब दूरी नहीं है, पास पास है, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनमें ज्यादा है। दूरी नहीं है, स्पेस नहीं है, यानी ये क्या होंगे? इनकंप्रेसिबल होंगे। इनकंप्रेसिबल, कंप्रेशन का मतलब यहां प्रेशर लगाए और वो दब जाए, तो वो इनकंप्रेसिबल है, यानी उनमें अगर हम प्रेशर लगाते भी हैं तो भी उनमें प्रेशर अगर अप्लाई भी होगा तो मॉलिक्यूल्स के बीच में जगह ही नहीं है। जब जगह ही नहीं है तो मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होने नहीं पाएगा।
चौथी चीज क्या निकल करके आती है, 4 कैरेक्टरिस्टिक मैं बता देता हूं, किसके बेसिस, प्रॉपर्टीज किसके बेसिस पर, 2 कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पर। चौथी चीज क्या होती है कि दे हैव डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। तो सॉलिड की बेसिक हमको क्या क्या पता चल गई कि सॉलिड होता क्या है, एक ऐसा स्टेट ऑफ मैटर है जिसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड हैं, पार्टिकल्स मूव नहीं कर सकते, सिर्फ अपनी पोजीशन पर वाइब्रेशन कर सकते हैं। इन 2 कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पर हम लोगों ने 4 प्रॉपर्टीज की बात किया कि इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस मिनिमम होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम होगा, इनकम्प्रेसिबल होंगे और उनका डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम होगा। तो ये चीज आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट ले लिया। चलिए अब हम लोग चलते हैं कि अगर मान लो कि हमें कोई कंपाउंड दे दिया गया, कोई सब्सटेंस दे दिया गया, कुछ भी लिख दिया गया, एक्स लिख दिया गया और हमसे पूछ लिया कि वो एक्स क्या है, सॉलिड होगा, लिक्विड होगा, गैस होगा। यानी अब हमें क्या बताना है, स्टेट ऑफ मैटर ऑन द बेसिस ऑफ बीपी एंड एमपी। बीपी और एमपी का मतलब क्या हो गया कि बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट क्या है। तो बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट के बेसिस पर अगर किसी भी सब्सटेंस की फिजिकल स्टेट बता दी तो कैसे बताएं। सपोज करो हमें दे दिया गया कोई सब्सटेंस ए, अब हमें नहीं मालूम कि ए एलिमेंट है कि ए कंपाउंड है या ए 2-3 चीजों का मिश्रण, कुछ नहीं पता। रूम टेम्परेचर हम कितना मान करके चलते हैं, रूम टेम्परेचर हम मान करके चलते हैं 25 डिग्री सेल्सियस। मान लीजिए आपको ए दिया गया और कहा गया कि ए का मेल्टिंग पॉइंट 39 डिग्री सेल्सियस है। ए का मेल्टिंग पॉइंट कितना है, 39 डिग्री सेल्सियस है। रूम टेम्परेचर हमारा कितना है, 25 डिग्री सेल्सियस है। यानी ए की मेल्टिंग कब स्टार्ट होगी या ए मेल्ट कब करेगा, ए मेल्ट करेगा 39 डिग्री सेल्सियस पर। तो क्या 25 पे मेल्ट करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि 25 का है, 25 कम है और 39 ज्यादा है। इसकी मेल्टिंग कब स्टार्ट होगी, जब टेम्परेचर कहां पहुंचेगा, 39 पे पहुंचेगा। यानी 25 डिग्री पर इसकी मेल्टिंग नहीं होगी तो ये सब्सटेंस किस स्टेट में एग्जिस्ट करेगा, सॉलिड स्टेट में। यानी कंक्लूजन क्या निकलता है कि कोई भी ऐसा मैटर जिसका मेल्टिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर से कम हो, सॉरी ज्यादा हो, रूम टेम्परेचर से ज्यादा हो, रूम टेम्परेचर 25, मेल्टिंग पॉइंट 39। तो अगर मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है, रूम टेम्परेचर कम है, तो ऐसी कंडीशन में सब्सटेंस किस स्टेट में एग्जिस्ट करेगा, सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करेगा। ठीक उल्टा लेकर के चलते हैं कि कोई सब्सटेंस बी है, इसका मान लो कि मेल्टिंग पॉइंट कितना है, 20 डिग्री सेल्सियस। यानी इसकी मेल्टिंग कब हो जाएगी, इसकी मेल्टिंग हो जाएगी 20 डिग्री सेल्सियस पर और रूम टेम्परेचर कितना है, 25 पर। यानी रूम टेम्परेचर पर ही इसकी मेल्टिंग हो जाएगी। यानी अगर मेल्टिंग पॉइंट कम है रूम टेम्परेचर से तो सब्सटेंस किस स्टेट में एग्जिस्ट करेगा, लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करेगा। तो गैसियस स्टेट में कैसे एक्सप्लेन करेंगे, सपोज करो कि कोई भी गैस दी गई आपको सी, रूम टेम्परेचर कितना, 25 डिग्री सेल्सियस। मान लीजिए कि इस गैस का बॉइलिंग पॉइंट, इस गैस का बॉइलिंग पॉइंट 20 डिग्री सेल्सियस है। तो बॉइलिंग पॉइंट अगर 20 डिग्री सेल्सियस है तो इसका मतलब क्या हुआ कि 20 डिग्री सेल्सियस पर सी बॉयल कर जाएगा, 25 तक पहुंचने ही नहीं पाएगा। क्या होगा, 20 पर ये बॉयल कर जाएगा। तो जब ये 20 पर बॉयल कर जाएगा तो 20 पर ये किस स्टेट में आ गया, गैसियस स्टेट में आ गया। यानी तीसरी कंडीशन क्या निकल करके आती है कि अगर किसी भी मैटर का बॉइलिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर से कम हो तो वो सब्सटेंस किस स्टेट में एग्जिस्ट करेगा, गैसियस स्टेट में। तो अगर आपसे 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, कोई भी अननोन सब्सटेंस दिया जाता है और आपसे ये पूछता है कि ये सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, तो आप इस तरीके से कंपेयर कर लीजिए।
मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है रूम टेम्परेचर से तो सॉलिड स्टेट, मेल्टिंग पॉइंट कम है रूम टेम्परेचर से तो लिक्विड स्टेट, और अगर बॉइलिंग पॉइंट भी रूम टेम्परेचर से कम है तब किस स्टेट में एग्जिस्ट करेगा, वो गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करेगा। यानी हमने ये सीख लिया कि अगर हमें बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट पता हो तो हम ये बता सकते हैं कि मैटर की स्टेट सॉलिड होगी, लिक्विड होगी या गैस होगी। तो ये पॉइंट नोट कर लो। इस पॉइंट के बाद हम लोग चलेंगे आगे। आगे हम लोग क्या चलेंगे, अब हम लोग बात करेंगे एनर्जी कंसिडरेशन, कि क्यों कोई सब्सटेंस एनर्जी के बेसिस पर सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करेगा या फ्लूइड स्टेट में। जब हम एनर्जी की बात करते हैं तो हम एनर्जी में कहा जाते हैं या तो वो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करे और या तो वो फ्लूइड के फॉर्म में एग्जिस्ट करे। फ्लूइड का मतलब क्या हो गया कि वो लिक्विड के फॉर्म में या वो गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करे। तो हमने इन दोनों को एक साथ ले लिया है। क्यों ले लिया है? क्योंकि हमारा मेन फोकस किस पे है, सॉलिड स्टेट पे। अगर हम पार्टिकल्स के बीच के इंटरेक्शन की बात करें, सपोज करो एक सॉलिड है, इसमें ढेर सारे पार्टिकल्स से मिलकर बना, या ढेर सारे पार्टिकल्स इसमें है। किसी भी दो पार्टिकल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा उसको हम क्या कहेंगे, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब अट्रैक्शन का फोर्स है तो अट्रैक्शन का फोर्स क्या करेगा, पार्टिकल्स को एक दूसरे के करीब लेकर के आएगा। करीब लेकर के आएगा तो क्या होगा, स्पेस कम हो जाएगा, उनका मूवमेंट नहीं होगा। दूसरा जो होता है सबसे इंपॉर्टेंट, उसका टेम्परेचर। अब टेम्परेचर कैसे एग्जिस्ट करेगा, टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर थर्मल एनर्जी पर डिपेंड कर रहा है। यहां पर थर्मल एनर्जी का मतलब कैसे होगा कि जो वाइब्रेशन हो रहे हैं पार्टिकल्स के, उनकी वजह से जो एनर्जी प्रोड्यूस हुई उसको हम यहां क्या कहते हैं, थर्मल एनर्जी कहते हैं। तो जब थर्मल एनर्जी होगा किसकी वजह से हुआ, वाइब्रेशन की वजह से हुआ। जब वाइब्रेशन होगा और टेम्परेचर बढ़ेगा तो पार्टिकल्स क्या होंगे, दूर दूर भागेंगे। यानी दो पैरामीटर्स है। पहला पैरामीटर क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये क्या कर रहा है, पार्टिकल्स को एक दूसरे के पास पास लेके आ रहा है। दूसरा क्या है, थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी क्या कर रही है, पार्टिकल्स को दूर दूर लेकर के जा रही है। तो अगर फर्स्ट पैरामीटर काफी ज्यादा होगा सेकंड पैरामीटर से, फर्स्ट पैरामीटर सेकंड वाले से काफी लार्ज हो जाए तो ऐसी कंडीशन में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो सब्सटेंस की स्टेट क्या हो जाएगी, सॉलिड हो जाएगी। यानी अगर हम सॉलिड की बात करें तो सॉलिड के केस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थर्मल एनर्जी से बहुत ही ज्यादा होता है। तो एनर्जी कंसिडरेशन, क्यों कोई सब्सटेंस सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट किया, कैसे बोलेंगे कि उसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थर्मल एनर्जी से बहुत ज्यादा है। तो हम लोगों ने क्या क्या देख लिया कि सॉलिड है क्या, उसकी प्रॉपर्टी क्या है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, बीपीएमपी के बेसिस पर कैसे क्लासिफाई करेंगे, एनर्जी कंसिडरेशन के बेसिस पर कैसे हम सॉलिड को कंसीडर करेंगे। क्लियर हो गया किसान? चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। इस चीज का एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए अब चलते हैं आगे, क्लासिफिकेशन स्टार्ट करते हैं। यानी अगला टॉपिक हमारा क्या आता है, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड। अब देखो इसकी कंपेरेबल स्टडी करें तो ज्यादा अच्छा रहता है। कंपेरेबल स्टडी करने में फायदा क्या रहता है, देखो दो टाइप के सॉलिड की बात की जाएगी। एक होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड और दूसरा क्या होता है, एमॉर्फस सॉलिड। दो तरह के सॉलिड हो गए, एक हो गया क्रिस्टलाइन और दूसरा क्या हो गया, एमॉर्फस सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड किसको कहते हैं कि देयर इज रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, यानी इनका एक रेगुलर अरेंजमेंट देखने को मिलेगा।
जैसे असेंबली होती है, असेंबली में क्या किया जाता है, सारे बच्चों को अरेंज कर दिया गया। जब सबको अरेंज कर दिया गया, मान लो यहाँ पे लाइन बनाई गई, इस तरीके से सब खड़े हैं, सबके बीच में डिस्टेंसेस क्या है, इक्वल है। ये आपकी कंडीशन किस चीज की हो गई, असेंबली की हो गई। ये असेंबली की पोजीशन है। एमॉर्फस में क्या होगा, इर्रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, इर्रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। यानी अब आपका क्या हो गया, रिसेस हो गया, इंटरवल हो गया, इंटरवल हो गया, सब लोग फ्री हो गए, सब लोग फ्री हो गए, तो अब पोजीशन कैसे दिखाई देगी, कोई कहीं खड़ा है, कोई कहीं खड़ा है, कोई कहीं खड़ा हो गया, कोई कहीं ग्रुप बना करके खड़ा हो गया। तो ये हमारा क्या है, एक रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स है, और ये हमारा क्या है, एक इर्रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स है। तो जब रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स होगा तब हम उसे क्या कहेंगे, क्रिस्टलाइज्ड सॉलिड, और जब इर्रेगुलर अरेंजमेंट रहता है तब हम उसको क्या कहते हैं, एमॉर्फस सॉलिड। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक या डेफिनेशन भी यही है कि द सॉलिड इन व्हिच देयर इज रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इज कॉल्ड क्रिस्टलाइज्ड सॉलिड, और एमॉर्फस किसको कहते हैं, द सॉलिड इन व्हिच देयर इज इर्रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इज कॉल्ड एमॉर्फस सॉलिड। तो ये हमारा पार्टिकल्स का अरेंजमेंट हो गया। अब इसमें एक चीज और ध्यान देनी, अगर हम इस पूरे क्रिस्टल को कंसीडर करते हैं तो इस पूरे क्रिस्टल में हमें क्या देखने को मिलता है कि पार्टिकल्स का अपना एक रेगुलर अरेंजमेंट है, लेकिन यहां हम देखने को मिलते हैं कुछ नहीं। यानी पूरे में रेगुलर अरेंजमेंट हो गया तब हम उसको क्या कहेंगे, लॉन्ग रेंज ऑर्डर। क्या कहेंगे, लॉन्ग रेंज ऑर्डर। लॉन्ग रेंज ऑर्डर का मतलब पूरे क्रिस्टल को कंसीडर किया जाए और पूरे क्रिस्टल में पार्टिकल्स का कंस्टिट्यूशन एक जैसा देखने को मिले। दूसरी चीज क्या होती है, मान लो हमने बीच में से एक छोटा सा टुकड़ा लिया, तो अगर इस छोटे से टुकड़े को भी कंसीडर करें तो इसमें भी एक रेगुलर अरेंजमेंट देखने को मिल रहा है। पूरे को किए तो भी देखने को मिला रेगुलर अरेंजमेंट, थोड़े से टुकड़े को लेते हैं तो भी एक रेगुलर अरेंजमेंट देखने को मिला। तो इसको हम क्या कहते हैं, शॉर्ट रेंज ऑर्डर। तो लॉन्ग रेंज ऑर्डर हो गया और शॉर्ट रेंज ऑर्डर हो गया। अब हम यहां आते हैं, जब हम यहां आते हैं तो लॉन्ग रेंज ऑर्डर होने का सवाल ही नहीं है, यानी इसमें कोई भी लॉन्ग रेंज ऑर्डर पॉसिबल नहीं। अब इसमें कहीं शॉर्ट रेंज ऑर्डर दिख रहा है, हो सकता है कि ये एक हिस्सा शॉर्ट रेंज ऑर्डर की तरफ बिहेव कर रहा है, जिसमें पार्टिकल्स कहां कहां दिख रहे हैं, एक यहां, एक यहां, एक यहां, एक यहां, एक यहां। तो लॉन्ग रेंज ऑर्डर तो परफेक्टली एब्सेंट है, शॉर्ट रेंज ऑर्डर हो सकता है। यानी शॉर्ट रेंज ऑर्डर मे बी प्रेजेंट, लेकिन ये कंपल्सरी नहीं है। बिल्कुल दिमाग में बैठा लेना है कि एमॉर्फस है तो उसमें शॉर्ट रेंज ऑर्डर होगा ही होगा। असेंबली होती है तो सब अरेंज रहते हैं, रिसेस हुआ तो सब बिखर गए, लेकिन होता है कि किसी एक कॉर्नर में 4 बच्चे एक अलग ग्रुप बना के खड़े, 10 बच्चे एक अलग ग्रुप बना के खड़े, यानी उस छोटे से टुकड़े में हमें एक रेगुलर अरेंजमेंट देखने को मिल सकता है, लेकिन ये चीज कंपल्सरी नहीं है। तो जिस छोटे से टुकड़े में ये शॉर्ट रेंज ऑर्डर देखने को मिलेगा, उस हिस्से को, उस पार्ट को हम क्या कहते हैं, क्रिस्टलाइट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रिस्टलाइट्स कहते हैं। ध्यान देना है, ये 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो ऑर्डर की अगर बात की जाए तो यहां लॉन्ग रेंज ऑर्डर भी है, शॉर्ट रेंज ऑर्डर भी है। यहां क्या है, लॉन्ग रेंज ऑर्डर तो होने का सवाल ही नहीं है। शॉर्ट रेंज ऑर्डर हो सकता है कि क्रिस्टल के कुछ हिस्से में प्रेजेंट, तो जिस हिस्से में प्रेजेंट रहेगा उसी को हम क्या कहते हैं, क्रिस्टलाइट्स कहते हैं। यानी अगर हम सेकंड प्रॉपर्टी की बात करें तो सेकंड प्रॉपर्टी के केस में अगर देखा जाए तो सेकंड क्या प्रॉपर्टी है कि शॉर्ट रेंज एज वेल एज लॉन्ग रेंज ऑर्डर इज प्रेजेंट। ये प्रेजेंट है, लेकिन अगर हम इसके केस में देखें सेकेंड प्रॉपर्टी, तो लॉन्ग रेंज ऑर्डर इज एब्सेंट, नहीं है। शॉर्ट रेंज ऑर्डर मे बी, कंपल्सरी नहीं है, बिल्कुल दिमाग में रखना है। शॉर्ट रेंज ऑर्डर मे बी। अब अगर प्रेजेंट है
तो द पार्ट ऑफ, क्या लिखेंगे डेफिनेशन इसकी, द पार्ट ऑफ एमॉर्फस सॉलिड which has regular arrangement of constituent particle is called crystallites। ये ध्यान देना है, यहां पर शॉर्ट रेंज ऑर्डर भी है, लॉन्ग रेंज ऑर्डर भी है, लेकिन यहां पर क्या होगा, लॉन्ग रेंज तो होगा ही नहीं, शॉर्ट रेंज ऑर्डर हो सकता है, और जो शॉर्ट रेंज ऑर्डर वाला पार्ट होगा उसको हम क्या कह देंगे, क्रिस्टलाइट्स कह देंगे। तो ये 2 पॉइंट हो गए। तीसरा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर हम क्रिस्टलाइज सॉलिड की बात करें तो क्रिस्टलाइज सॉलिड का क्या होता है, देयर इज अ शार्प मेल्टिंग पॉइंट। एमपी में लिख रहा हूं शार्प मेल्टिंग पॉइंट। शार्प मेल्टिंग पॉइंट का मतलब क्या हुआ कि अगर उसकी मेल्टिंग स्टार्ट हुई, मेल्टिंग पॉइंट अगर सपोज करो मैंने किसी सब्सटेंस का कहा कि 580 डिग्री सेल्सियस है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि लेस देन 580 जब तक रहेगा तब तक उसकी स्टेट क्या होगी, सॉलिड होगी। 580 डिग्री जब जैसे ही टेम्परेचर पहुंचा मेल्टिंग स्टार्ट होगी, और जब तक पूरा का पूरा सॉलिड मेल्ट नहीं करेगा तब तक टेम्परेचर राइज नहीं करेगा। ये बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। शार्प मेल्टिंग पॉइंट का मतलब कि पूरा का पूरा सॉलिड उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर मेल्ट करेगा। जब पूरी मेल्टिंग हो जाएगी यानी 580 डिग्री, मैंने सिर्फ एक केस सपोज किया है, 580 डिग्री पर जब पूरा मेल्ट तैयार हो जाएगा उसके बाद टेम्परेचर में इंक्रीज देखने को मिलता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं कि जितने भी क्रिस्टलाइज सॉलिड होंगे उन सब का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, शार्प होता है, यानी एक टू द पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट मिलेगा। लेकिन अगर हम एमॉर्फस की बात करें तो एमॉर्फस में क्या होता है, एमॉर्फस में देयर इज रेंज ऑफ टेम्परेचर ओवर विच सॉलिड मेल्ट्स। हम एक एग्जांपल लेकर के चलते हैं वैक्स का। सपोज करो अगर रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है तो वैक्स में कोई चेंज नहीं है। हमने टेम्परेचर को थोड़ा सा इसके बढ़ा करके थोड़ा सा आसपास से गर्मी दे दी इसको, मान लो इसका टेम्परेचर 70 डिग्री सेल्सियस कर दिया और इसकी मेल्टिंग स्टार्ट हो गई। मेल्टिंग स्टार्ट हो गई तो जैसा इसमें था कि मेल्टिंग कंप्लीट होने के बाद ही टेम्परेचर राइज कर रहा है, वैसा इस केस में देखने को नहीं मिलेगा। यहां टेम्परेचर 70 पर अगर स्टार्ट हो गया मेल्टिंग का प्रोसेस, तो ये मेल्टिंग का प्रोसेस भी चलता रहेगा और टेम्परेचर भी बढ़ता रहेगा, दोनों चीजें होंगी। बिल्कुल ध्यान रखना है, यहां जिस समय मेल्टिंग चल रही थी टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आ रहा था, इसलिए इसके मेल्टिंग पॉइंट को क्या कहा गया, शार्प मेल्टिंग पॉइंट। यहां क्या हो रहा है, मेल्टिंग भी चल रही है और टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, यानी मेल्टिंग स्टार्ट हो गई 70 पे तो टेम्परेचर भी बढ़ना शुरू हो गया 71, 72 और अभी मेल्टिंग चल ही रही है, यानी इसकी जो मेल्टिंग होती है वो रेंज ऑफ टेम्परेचर पर होती है। अब ये पॉइंट इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? शार्प मेल्टिंग पॉइंट होने से होता क्या है कि इसका अपना एक डेफिनेट एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसी के बेसिस पर अभी हम बात करेंगे ट्रू और फॉल्स सॉलिड की। तो इसका मेल्टिंग पॉइंट शार्प है, यानी इसका एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन क्या है, डेफिनेट है, कांस्टेंट है, पर्टिकुलर वैल्यू है। लेकिन यहां पर क्या होता है कि देयर इज नो certain value of enthalpy of fusion, और यही एक कैरेक्टरिस्टिक जस्टिफाई करती है कि क्रिस्टलाइज सॉलिड को हम क्या लेकर के चलते हैं, ट्रू सॉलिड, और इसको क्या मान करके चलते हैं, फॉल्स सॉलिड। फॉल्स सॉलिड के अलावा इसको और एक चीज कहते हैं, क्या कहते हैं, सुपर कूल्ड लिक्विड। क्या कहेंगे, सुपर कूल्ड लिक्विड कहते हैं। लिक्विड वर्ड क्यों आया, क्योंकि इसमें पार्टिकल्स का अरेंजमेंट लिक्विड के पार्टिकल्स के अरेंजमेंट के जैसा होता है, कांस्टेंट नहीं होता है, बिल्कुल डेफिनेट नहीं है, कहीं कोई लॉन्ग रेंज ऑर्डर नहीं है। यहाँ क्या है, शॉर्ट रेंज लॉन्ग रेंज सब मिल रहा है,
डेफिनेट हो गया इसका मेल्टिंग पॉइंट, इसलिए हमने इसको क्या कह दिया, ट्रू सॉलिड। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि ये एनिसोट्रॉपी शो करते हैं, एनिसोट्रॉपी, और ये क्या शो करते हैं, आइसोट्रॉपी। इसके बारे में हम लोग थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे कि जितने भी क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं वो कौन सी प्रॉपर्टी शो करते हैं, एनिसोट्रॉपी की, और ये किसकी प्रॉपर्टी शो करते हैं, आइसोट्रॉपी की। लास्ट क्या होता है इसमें कि अगर हम इसको कट करें तो दे गिव क्लीन क्लीवेज, क्लीन क्लीवेज व्हेन कट विद शार्प नाइफ। और ये क्या करता है, इट गिव्स रफ क्लीवेज। तो अगर आपसे डिफरेंस पूछा जाता है कि क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस का डिफरेंस बताइए, तो आप उसके ऑर्डर के बारे में जरूर बताएंगे, उसके मेल्टिंग पॉइंट के बारे में जरूर बताएंगे, क्योंकि यही मेल्टिंग पॉइंट डिसाइड करता है एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन को, और इसको ट्रू सॉलिड जस्टिफाई करता है, और एनिसोट्रॉपी और आइसोट्रॉपी बताएंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम लोग एनिसोट्रॉपी और आइसोट्रॉपी पे आते हैं। तो अब हम लोग बात करेंगे एनिसोट्रॉपी और आइसोट्रॉपी। मैंने कहा कि जितने भी क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं वो एनिसोट्रॉपी की प्रॉपर्टी शो करते हैं, और जितने भी एमॉर्फस होते हैं वो आइसोट्रॉपी की प्रॉपर्टी शो करते हैं। तो क्या होता है एनिसोट्रॉपी और क्या होती है आइसोट्रॉपी। आइसो का मतलब क्या हो गया, सेम, और इसका मतलब एनिसो में क्या हो जाएगा, डिफरेंट। क्वेश्चन ये उठता है कि क्या चीज सेम है और क्या चीज डिफरेंट है। तो क्या चीज डिफरेंट, क्या चीज सेम है, इलेक्ट्रिकल एंड ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रिकल एंड ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज इन ऑल डायरेक्शन। यानी अगर हम एक ही प्लेन में अलग अलग डायरेक्शन में चलेंगे तो प्रॉपर्टीज क्या होंगी, चेंज हो जाएंगी। कैसे हो जाएगी, चलो एक एग्जांपल लेकर के चलते हैं। सबसे आसान क्रिस्टलाइन कंपाउंड हमको क्या पता है, सोडियम क्लोराइड। तो Na+, Cl-, Na+, Cl-, यहाँ Cl- हो जाएगा, यहाँ Na+, यहाँ Cl-, यहाँ Na+। इसी तरीके से हम छोटा सा एक टुकड़ा इसका बना देते हैं। तो देखो बिल्कुल एक सिमेट्रिकल टुकड़ा हमारा तैयार हो गया, एक रेगुलर अरेंजमेंट हमारा तैयार हो गया। ये एक प्लेन की बात बनी है, इसमें 2 डायमेंशनल है, एक प्लेन। अब देखो अगर हम इस डायरेक्शन में चलते हैं, तो इस डायरेक्शन में चलते हैं तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हमको कौन कौन से मिलते हैं। अगर हम इस एरो के ऊपर देखें तो Na+, Cl-, Na+, इसके नीचे देखते हैं तो Cl-, Na+, Cl-, ये देखने को मिलता है। लेकिन जैसे ही हमने डायरेक्शन इसका बदला, डायरेक्शन बदलते ही कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का कंपोजिशन डिस्ट्रॉय हो गया। क्या हो गया, यहां पर अल्टरनेट कैटायन और एनायन मिल रहे थे, और यहां क्या हो गया, इस डायरेक्शन में एक साइड सिर्फ कैटायन मिल रहे हैं और एक साइड सिर्फ एनायन मिल रहे हैं। यानी डायरेक्शन चेंज करते ही जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं उनका अरेंजमेंट चेंज हो गया। तो अरेंजमेंट चेंज हो गया तो इलेक्ट्रिकल और ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज क्या हो गई, डिफरेंट हो गई। आइसोट्रॉपी में क्या होता है कि सेम ऑप्टिकल एंड इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज इन ऑल डायरेक्शन, हर एक डायरेक्शन में क्या होगा, एक जैसा होगा। क्यों एक जैसा होगा, हम एग्जांपल ले लेते हैं एमॉर्फस का, वैक्स ले लें या हम ग्लास ले लें, वैक्स ले लें या ग्लास ले लें, तो उसमें पार्टिकल्स का जो अरेंजमेंट होगा वो हर एक डायरेक्शन में सेम होता है। किसी भी डायरेक्शन में हम चलेंगे, पार्टिकल्स जो भी आएंगे उस रास्ते में वो एक जैसे होंगे। तो जब एक जैसे होंगे तो प्रॉपर्टीज भी क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। तो एनिसोट्रॉपी क्या हुआ कि crystalline solid show different electrical and optical properties in all directions in same plane। यहां पर क्या होगा, एमॉर्फस के केस में सेम ऑप्टिकल एंड इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज इन ऑल डायरेक्शन।
तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि हम एनिसोट्रॉपी और आइसोट्रॉपी को जानें। तो ये हमारी सारी प्रॉपर्टीज हो गई क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस के बारे में। क्वेश्चन ये उठता है कि क्या हमारा ये क्लासिफिकेशन परफेक्ट है? 100% मान ले नहीं मान सकते, क्योंकि केमिस्ट्री क्या है, केमिस्ट्री इज फुल ऑफ एक्सेप्शन। हम यहां चलेंगे, ये प्रॉपर्टी बढ़ रही है, तब तक बीच में कहीं कोई लकड़ी मारेगा, प्रॉपर्टी गिर गई। तो वही चीज यहां पर होती है कि इट इज नॉट एब्सोल्यूट, इट इज नॉट एब्सोल्यूट क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड। कैसे जस्टिफाई करेंगे? चलो एक जस्टिफिकेशन कर लेते हैं। एक सब्सटेंस का नाम सुना होगा क्वार्ट्ज। क्वार्ट्ज का नाम आपने लास्ट ईयर इलास्टिसिटी चैप्टर में पढ़ा होगा। क्वार्ट्ज पत्थर के बारे में पहले जमाने में घड़ी आती थी जिसमें चाबी बढ़ती, तो उसमें लिखा रहता था नीचे 70 ज्वेल्स, 21 जेवल्स या 21 क्वार्ट्ज। तो क्वार्ट्ज एक पत्थर होता है, किसका बना होता है? सिलिका का बना होता है। तो क्वार्ट्ज कैसा सब्सटेंस होता है? क्वार्ट्ज होता है क्रिस्टलाइन। बनता किससे है? क्वार्ट्ज बनता है सिलिका से। किससे बना? सिलिका से। और सिलिका का फॉर्मूला क्या होता है? SiO। तो अगर हम सिलिका से क्वार्ट्ज प्रिपेयर करते हैं तो क्वार्ट्ज क्या है? एक क्रिस्टलाइन सब्सटेंस है। लेकिन अगर इसी क्वार्ट्ज की हम मेल्टिंग करें एंड देन रैपिड कूलिंग, देखो ध्यान से देखना है, हमारे पास सब्सटेंस कैसा है? क्रिस्टलाइन है। हमने क्या किया? उसको मेल्ट किया। मेल्ट करने के बाद उसको बहुत तेजी के साथ कूल किया, तो वो किसमें बदल जाता है? वो बदल जाता है क्वार्ट्ज ग्लास में। और ये जो क्वार्ट्ज ग्लास होता है ये कैसा होता है? एमॉर्फस होता है। यानी हम बिल्कुल एब्सोल्यूट नहीं कह सकते। इसी क्वार्ट्ज के कुछ फिजिकल चेंजेस हम लेकर के आए। क्या फिजिकल चेंजेस लेकर के आए? कि उसको मेल्ट कर दिया, मेल्ट करने के बाद फिर से उसको सॉलिडिफाई कर दिया। तो अब क्या हुआ? मेल्टिंग के बाद जैसे ही हमने रैपिड कूलिंग किया, ये क्वार्ट्ज किसमें कन्वर्ट हो गया? क्वार्ट्ज ग्लास में। और क्वार्ट्ज ग्लास क्या होता है? एमॉर्फस होता है। फिर क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि क्या किसी क्रिस्टलाइन सब्सटेंस को एमॉर्फस में बदल सकते हैं? बिल्कुल बदल सकते हैं। क्या तरीका हो सकता है? किसके लिए हो सकता है? क्वार्ट्ज के लिए। कि क्वार्ट्ज क्रिस्टलाइन है, उसकी मेल्टिंग करके अगर रैपिड कूलिंग कर देंगे क्वार्ट्ज ग्लास तैयार होगा। और क्वार्ट्ज ग्लास कैसा होता है? एमॉर्फस होता है। ये तक क्लियर हो गया? चलिए अब हम लोग चलते हैं, कुछ और भी चीजें हैं जो जस्टिफाई करती है कि हम एमॉर्फस को क्यों सुपर कूल लिक्विड मान करके चलते हैं। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर पुराने जमाने की कहीं खिड़की लगी है, ये खिड़की का फ्रेम हो गया और ये क्या लगा हुआ है? शीशा लगा हुआ है। तो अगर कोई मकान 50-60 साल पुराना हो गया तो उसका ये शीशा खड़खड़ाने लगता है। जब आप हिलाते हो तो ये शीशा हिलने लगता है। क्यों हिलने लगता है? हिलने लगा, किधर से हिला? ऊपर से हिला। यानी ऊपर वो शीशा क्या हो गया? पतला हो गया। और नीचे से नहीं हिल रहा है तो इसका मतलब नीचे वो शीशा क्या है? मोटा हो गया। तो क्वेश्चन ये होता है कि क्या हम जब बनवाए थे बिल्डिंग तो खराब बनवाए थे? नहीं, खराब नहीं बनवाए थे। शीशा एक जैसा था। शीशा हमारा बिल्कुल यूनिफॉर्म था, जैसे ये आपको डस्टर का दिख रहा होगा, बिल्कुल यूनिफॉर्म। हुआ क्या कि जैसे जैसे टाइम बीतता चला गया, ऊपर के पार्टिकल्स फ्लो करके नीचे आते चले गए। जब ऊपर के पार्टिकल्स फ्लो करके नीचे आए तो नीचे का पार्ट क्या हो गया? आपका थिक हो गया। और ऊपर का पार्ट क्या हो गया? थिन हो गया। यानी ग्लास के अंदर फ्लो करने की टेंडेंसी थी। टॉप साइड के एटम्स, टॉप साइड के मॉलिक्यूल्स फ्लो करके नीचे चले आए, तो नीचे का शीशा क्या हो गया? इस पार्ट का शीशा क्या हो गया? थोड़ा मोटा हो गया। और इधर का शीशा क्या हो गया? पतला हो गया। और विंडो पेन्स क्या हो जाती है? लूज हो जाती है, खड़खड़ाने लगती है। एक और क्वेश्चन बहुत आसानी के साथ पूछा जाता है। तो अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसका रीजन क्या है? कि ये सुपर कूल्ड लिक्विड की तरह बिहेव करता है। ग्लास किसकी तरह बिहेव किया? सुपर कूल्ड लिक्विड की तरह बिहेव किया। इसका फ्लो टॉप टू बॉटम हुआ, तो बॉटम पार्ट क्या हो गया? थिक हो गया। और अपर पार्ट क्या हो गया? थिन हो गया। और उसमें थोड़ी आवाज आएगी। इसी तरीके से ग्लास का ही क्वेश्चन और पूछा जा सकता है। ग्लास में एक और चेंज आता है। क्या चेंज आता है? उसके पहले एक डेफिनेशन मैं बता देता हूं। एनीलिंग। एनीलिंग किसको कहते हैं? एनीलिंग बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। एनीलिंग में क्या होता है कि अगर कंटिन्यूअस हीटिंग एंड कूलिंग का प्रोसेस चल रहा है, कंटिन्यूअस हीटिंग एंड कूलिंग का प्रोसेस अगर चल रहा है तो उसको हम क्या कहते हैं?
एनीलिंग कहते हैं। होता क्या है कि दिन भर जो आपका शीशा लगा है, आपने बिल्कुल नया नया शीशा खरीदा, बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी उसकी ऊपर से नीचे तक एक जैसी है, किसी भी डायरेक्शन में जा रहा है। कुछ टाइम बीतने के बाद ये शीशा थोड़ा सा मिल्की हो गया। आपने जो ग्लास लिया है वो ग्लास कैसा है? जब तक बिल्कुल नया है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, कोई दिक्कत नहीं है, यूनिफॉर्मिटी नजर आ रही है। जैसे ही थोड़ा सा टाइम बीतता है, इस ग्लास के अंदर थोड़ा सा मिल्कीनेस अपीयरेंस आ जाता है। तो मिल्कीनेस अपीयरेंस आया क्यों? चलो इसके बारे में बात करते हैं। होता क्या है कि ग्लास क्या है? एमॉर्फस है। ये हम सबको पता है कि ग्लास कैसा है? एमॉर्फस है। एमॉर्फस का मतलब कि ये फॉल्स या फॉल्स सॉलिड है, या इसको हम क्या मान के चल सकते हैं कि ये एक सुपर कूल्ड लिक्विड है। तो सुपर कूल्ड लिक्विड है तो होगा क्या? दिन में गर्म होगा, ये शीशा दिन में सन के टेम्परेचर से हीट अप होगा, रात में सनसेट के बाद इसकी कूलिंग स्टार्ट हो जाएगी। यानी डेली इसकी एनीलिंग का प्रोसेस चलेगा। रोज दिन में ये गर्म होगा और शाम होने के बाद ये ठंडा होगा, रात में ठंडा होगा, फिर सुबह से ये गर्म होना शुरू हो जाएगा। तो बार बार जब ये गर्म होगा, ठंडा होगा, तो इसके जो पार्टिकल्स होते हैं उनका बार बार फ्लो होना शुरू होता है, इधर से उधर। और होता क्या है कि इसके अंदर कुछ क्रिस्टलाइन पार्ट तैयार हो जाते हैं। जो मैंने कहा था, सबसे पहले मैंने बताया था क्रिस्टलाइट्स, याद होगा। क्रिस्टलाइट्स मैंने कहा था कि अमॉर्फस सॉलिड के अंदर जो छोटा सा हिस्सा जिसमें क्रिस्टलाइन अरेंजमेंट देखने को मिलता है उसी को कहते हैं क्रिस्टलाइट्स। तो होगा क्या कि ये इधर उधर फ्लो होता रहेगा। जब इधर उधर फ्लो होगा तो हो सकता है कि कुछ हिस्सा कैसा हो जाए? क्रिस्टलाइन हो जाए। यानी जो भी ग्लास होता है उसमें कंटिन्यूअस एनीलिंग होती है। जो एमॉर्फस ग्लास होता है उसमें कुछ क्रिस्टलाइन पार्ट का फॉर्मेशन हो जाता है, और इन्हीं क्रिस्टलाइन पार्ट के फॉर्मेशन की वजह से ये ग्लास कैसा दिखाई देने लगता है? मिल्की दिखाई देने लगता है। यानी चेंज क्या आ गया? एमॉर्फस से सम क्रिस्टलाइन पार्ट का फॉर्मेशन हो गया। तो जैसे क्रिस्टलाइन पार्ट बने उसका मिल्कीनेस दिखाई देना शुरू हुआ, यानी उसका क्लीनीनेस गायब हो गया, उसकी ट्रांसपेरेंसी कम होनी शुरू हो गई। तो क्यों कम होनी शुरू हो गई? प्रोसेस कौन सा हुआ? एनीलिंग। कैसे हुआ? दिन में शीशा आपका गर्म हो गया, रात में शीशा आपका ठंडा हो गया। तो गर्म ठंडा जब ये डेली प्रोसेस चलेगा तो पार्टिकल्स में हो सकता है कि कुछ क्रिस्टलाइन तैयार हो जाए, अरेंजमेंट तैयार हो जाए, और जैसे ही क्रिस्टलाइन अरेंजमेंट तैयार हो जाएगा, ग्लास आपका ओपेक होना शुरू हो जाएगा, यानी उसकी जो ट्रांसपेरेंसी है वो खत्म होनी शुरू हो जाएगी। ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कुछ और चीजें, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमको दिखती कुछ और है और एक्चुअली होती कुछ और है। यानी हो सकता है कि हमको एमॉर्फस दिखे और प्रॉपर्टी उसकी कैसी हो जाए? क्रिस्टलाइन हो जाए। जैसे बड़ा कॉमन सा एग्जांपल लेते हैं कॉपर वायर। सब लोग इससे बिल्कुल फेमिलियर है। कॉपर वायर यूज किया जाता है घर के अंदर, हर एक इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट के अंदर यूज किया जाता है। गर्म हो जाता है, यूनिफॉर्मली हीट हो जाता है। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी है। इसका मतलब कि ये कौन सा नेचर शो कर रहा है? आइसोट्रॉपी का नेचर शो कर रहा है। इसका मतलब कि कॉपर को कैसा होना चाहिए? कॉपर को आइसोट्रॉपिक होना चाहिए। लेकिन जैसे ही इसकी एक्सरे स्टडी की जाती है, जैसे ही इसकी एक्सरे स्टडी की गई तो क्या देखा गया कि जो कॉपर वायर है, इस कॉपर के वायर के अंदर क्या होते हैं? मेनी क्रिस्टलाइन अरेंजमेंट देखने को मिलते हैं। यानी बहुत छोटे छोटे क्रिस्टल्स देखने को मिलते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं? माइक्रो क्रिस्टल। इनको क्या कहते हैं? माइक्रो क्रिस्टल। यानी हमने कॉपर का वायर ले लिया, ये कॉपर का वायर है, तो हमने क्या कहा कि इसके अंदर कौन सी प्रॉपर्टी है? आइसोट्रॉपिक। एक्सरे स्टडी किया तो क्या देखा कि छोटा छोटा क्रिस्टल इसके अंदर बना हुआ है। अब हर एक क्रिस्टल की प्रॉपर्टी कैसी हुई? एनिसोट्रॉपिक। क्रिस्टल है तो क्रिस्टल कौन सी प्रॉपर्टी शो करेगा? एनिसोट्रॉपिक। यानी इसके जो माइक्रो क्रिस्टल है वो एनिसोट्रॉपिक की प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं, लेकिन कॉपर वायर एज अ होल क्या शो कर रहा है? आइसोट्रॉपिक की प्रॉपर्टी शो कर रहा है। तो ऐसे क्रिस्टल्स को हम क्या कहते हैं? इनको हम कहेंगे माइक्रो क्रिस्टल। तो ये प्रॉपर्टी देखने को कॉपर में मिलती है। पूछेगा कि कॉपर वायर आइसोट्रॉपी है
या एनिसोट्रॉपी शो करेगा? कौन सी प्रॉपर्टी शो करेगा? तो कॉपर वायर आइसोट्रॉपर की प्रॉपर्टी शो करता है, लेकिन जैसे इसकी एक्सरे स्टडी की जाती है क्या देखा जाता है कि हर एक कॉपर वायर में छोटे छोटे क्रिस्टल्स हैं। उन क्रिस्टल्स को हम क्या कहेंगे? माइक्रो क्रिस्टल। अब ये माइक्रो क्रिस्टल क्या करेंगे? एनिसोट्रॉपी की प्रॉपर्टी शो करेंगे, यानी क्रिस्टल की प्रॉपर्टी एनिसोट्रॉपी और वायर एज अ होल आइसोट्रॉपी। यानी हमारा क्लासिफिकेशन पूरी तरीके से एब्सोल्यूट नहीं हो सकता। तो ये इतनी सारी चीजें आज किसके बारे में हुई? हमने सॉलिड पढ़ लिया, हमने सॉलिड की कैरेक्टरिस्टिक पढ़ा, सॉलिड की प्रॉपर्टीज पढ़ा, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट के बेसिस पर कैसे सॉलिड लिक्विड गैस को क्लासिफाई करेंगे, एनर्जी के बेसिस पर कैसे क्लासिफाई करेंगे, क्या होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्या होता है एमॉर्फस सॉलिड। तो ये सारी चीजें आज के लेक्चर में कवर होगी। अगले लेक्चर से जब हम लोग शुरू करेंगे तो अगले लेक्चर में फिर हम लोग चलेंगे तो हम लोग पढ़ेंगे अब किसके बारे में? अब हम लोग पढ़ेंगे सिर्फ और सिर्फ क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में। हमें एमॉर्फस के बारे में नहीं पढ़ना, हमें किसके बारे में पढ़ना है? सिर्फ और सिर्फ ट्रू सॉलिड के बारे में। तो तब तक आप इस लेक्चर को रिवाइज कीजिए, पूरा का पूरा इसको ध्यान से पढ़िए, देखिए, बार बार रिपीट